हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट में पिछली क्लास में हमने आप लोगों को वर्ड ऑर्डर समझा दिए थे। सेंटेंस में जो वर्ड्स जम्बल्ड हो जाते हैं उनका क्या ऑर्डर होगा, कैसे उनका ऑर्डर लगाया जाएगा, क्या उसके रूल्स होते हैं, क्या थियोरी प्रिंसिपल होते हैं, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन कैसे ढूंढेंगे, और कुछ उसके साथ थ्योरी थी, कुछ प्रैक्टिकल, कुछ ट्रिक्स थी, वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। और साथ में हम लोगों ने उस पर प्रैक्टिस भी कर डाली। मैंने उसी दिन आपसे कहा था कि अगला सेशन हमारा किसका होगा, सेंटेंस जम्बल्ड का। तो सेंटेंस जम्बल्ड या पैरा जम्बल्ड, आप चाहे जो कह लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि एक पैराग्राफ जम्बल कर दिया जाता है। एक पैराग्राफ की साइज क्या होगी, 4 सेंटेंसेस से लेकर के 6 सेंटेंसेस तक जाती है। अब ये किस किस एग्जाम में पूछा जाता है इसकी बात कर लें तो ये पूछा जाएगा करीब करीब सारे के सारे एग्जाम्स में। एनडीए में भी आया है, मैंने आपको बताया था कि एनडीए में हमेशा नहीं आता। 2022 में 2 क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चन थे इसमें सेंटेंस जम्बल्ड के, एनडीए में है। और सीडीएस में तो ये इसका परमानेंट सेगमेंट है, हर हाल में आना ही आना है, ठीक है। और एसएससी में भी ये आया करता है, कैट या एमबीए के जितने भी एग्जाम हैं, कैट मैट गेट सब में पूछा जाता है, क्लैट में भी पूछा जाता है, तो एक्सेट्रा। ये करीब करीब इस तरह के एग्जाम्स में सब में आता है। और किस में पूछा जाता है, ये बैंकिंग में पूछा जाता है। बैंकिंग में क्या क्लर्क, क्या पीओ, क्या आईबीपीएस, क्या एसबीआई, क्या आरबीआई, सब में पूछा जाता है। अब आप कहेंगे कि मैंने ये दोनों 2 कैटेगरी में क्यों कर रखे हैं। बैंकिंग में देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है, और एनडीए, सीडीएस, एसएससी, कैट क्लैट, इन सब में सेंटेंस इसके अरेंजमेंट को पूछने का तरीका थोड़ा सा दूसरा होता है। तरीका दोनों का क्या डिफरेंट है, क्या अंतर आएगा इन दोनों में पूछने में, वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर दे रहा हूं। तो बैंकिंग वाला अभी मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, पहले इन सब का कर देता हूं। तो इनके जो पैटर्न चल रहे हैं वो 3 तरह के पैटर्न हैं। एक केवल 4 सेंटेंस वाला, कौन सा, केवल 4 सेंटेंसेस वाला पैटर्न चलता है, ठीक है। तो 4 सेंटेंसेस वाला पैटर्न 2 तरह का हो सकता है, PQRS में दे सकते हैं या ABCD में दे सकते हैं। जैसे कैट वगैरह के पेपर में वो ABCD में दे देते हैं, PQRS में नहीं देते हैं। PQRS में भी दे सकते हैं, ABCD में भी आ जाता है, ठीक। तो ये वाला तरीका हुआ। इसमें क्या होगा, जैसे आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में एक सेंटेंस P में होगा, एक Q में होगा, एक R में होगा, एक S में होगा। इन्हीं को आप अरेंज कर दीजिए। और कभी कभी क्या होता है, ये 4 सेंटेंस का हुआ। कभी कभी क्या होता है कि विद स्टार्टर, ये क्या देंगे, विद स्टार्टर देंगे, स्टार्टिंग आपको दे देते हैं वो एक सेंटेंस की। तो एक ये वाला हो गया, और दूसरा हो गया 5 सेंटेंस का। 5 सेंटेंस में क्या होता है कि ये स्टार्टिंग दे देते हैं। जैसे कहा क्वेश्चन नंबर 11, एक सेंटेंस यहां लिखा होगा, सेंटेंस को ये स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद आपसे P, Q, R, S ये लगा लेंगे, ऐसा दे देंगे, स्टार्ट करने के बाद दे देंगे। अच्छा, 6 सेंटेंस में आ जाओ। 6 सेंटेंस वाला कैसा होगा, यही ज्यादातर चल रहा है, ज्यादा पैटर्न यही है। आजकल जो एग्जाम में आ रहा है वो 6 सेंटेंस का है। तो 6 सेंटेंस वाले में क्या होता है, इसमें हुआ मान लो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में S1 में एक सेंटेंस लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहीं पर S2 दे देंगे, उसके बाद एक सेंटेंस लिख दिया इन्होंने, S1 S2 दे दिया, फिर P, Q, R और S दे दिया इन्होंने। ऐसे अरेंज करना है। मतलब क्या हुआ, ये 6 सेंटेंस के पैराग्राफ में S1 जो होगा वो पहला सेंटेंस होगा, और S2 नहीं, S6 होगा। ये S6 जो होगा वो आखिरी सेंटेंस। इसको कहाँ मानोगे आप, एंड में। तो शुरुआत और एंड आपको पहले ही दे दिया इन्होंने, और बीच का जो बॉडी पार्ट होता है उसी को आपको अरेंज करना है, ठीक है। और कभी कभी क्या करते हैं कि ये S6 जो है उसको यहां ना लिखते हैं, कभी कभी कहाँ लिखेंगे, ये लिखते ही हैं लास्ट में, ठीक, ऐसे देंगे। तो आपको ये बीच वाला पोर्शन है, पहला और आखिरी इन्होंने दे रखा है, बीच का अरेंज करो। और यही वाला पैटर्न आजकल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। इसके बाद अब आते हैं बैंक वाला।
तो बैंक में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो लोग बैंक का एग्जाम देते हैं तो वो ऑलरेडी नो, उन लोगों को ऑलरेडी पता है कैसे होगा। तो जो बैंकिंग में होता है वो ABCD करके देंगे। कैसे देंगे? ABCD, A हुआ, B हुआ, C हुआ, D हुआ, E हुआ, और समटाइम्स दे गो अप टू F, कभी कभी F तक जाते हैं। एक एक सेंटेंस दे देंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन 7 है, तो पूछेंगे कि विच वन इज द फर्स्ट सेंटेंस, इनमें पहला सेंटेंस कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज द सेकेंड सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज द फोर्थ सेंटेंस। ऐसे क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, अब फोर्थ के बाद पूछा इन्होंने फिफ्थ सेंटेंस कौन सा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा विच वन इज द लास्ट सेंटेंस। तो आप एक बार अगर इनका ऑर्डर सेट कर लेते हैं तो पांचों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये बैंक का तरीका है। तो ठीक इस तरह से जब हम लोग करेंगे तो अप्रोच जो होगी वो चाहे एसएससी की हो चाहे बैंक की होगी, अप्रोच एक ही होती है। आज आप अप्रोच पढ़ लीजिए, इसका जो प्रैक्टिकल डिस्कशन है वो हम दोनों का अलग अलग रखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो अप्रोच रखेंगे वो दोनों की सेम है, चाहे बैंक की हो, चाहे एसएससी की, चाहे एनडीए की, चाहे सीडीएस की। अप्रोच सेम है, सिमिलर भी नहीं कह रहा हूं, सेम है। और प्रैक्टिस में आप लोगों को अलग अलग करा दूंगा। पहले मैं प्रैक्टिस किसकी करा दे रहा हूं, एनडीए, सीडीएस और एसएससी की करा दे रहा हूं। उसके बाद दूसरे वाले में जब दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें हम बैंक वाली प्रैक्टिस आपको करा देंगे। तो दोनों का प्रैक्टिस सेशन अलग अलग होगा, क्वेश्चन दोनों के या अप्रोच जो सॉल्व करने का तरीका होगा वो दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने चलते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्रोच लगाएंगे। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद द अप्रोच। हाँ तो बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि सेंटेंस अरेंजमेंट करने के लिए आपको कुछ अप्रोच उठानी पड़ेगी। वो अप्रोच क्या होगी, ये अप्रोचेज मैंने प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व कर करके ये 8-9 अप्रोच मैंने निकाली है। हो सकता है आप इसमें और इजाफा कर दें, हो सकता है आपको 1-2 अप्रोच और मिल जाए। और देखिए, जब एक लिमिट तक, एक कॉर्नर तक आप आ जाते हैं तो उसके बाद आपका दिमाग तेज चलने लगता है। हो सकता है जितना मैंने सोचा है उससे ज़्यादा आप सोचें और आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आ जाएं। ठीक है, तो चलो आ जाए, भगवान करे कि आ जाए। मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में और भी बड़े बड़े ख्याल आएँ और नए नए तरीके आप लोग सीखें। तो ये 9 अप्रोच है, उसमें क्या है, एक आइडिया एक्सप्लेनेशन है, जनरल स्पेसिफिक है, कॉज इफेक्ट है, नाउन प्रोनाउन का रिलेशन है, कंट्रास्ट आइडिया है, क्रोनोलॉजी है, पैरेललिज्म है और यू टर्न है और डिटरमिनर्स हैं। ये आते हैं। इतना लिंक लगता है जब हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे एनडीए सीडीएस का हो, कोई भी हो, पैराग्राफ अरेंज करने के लिए ये क्लूज काम आते हैं। आप इनको क्लूज कहिए, लिंक कहिए, जो भी आप कहिए। अप्रोच ये होनी चाहिए हमारी कि शुरुआत करते हैं हम लोग कहाँ से, ये हमको जगह खाली करनी है तो इनको पहले निपटा लेते हैं। अतिक्रमण किया है इन्होंने, ये अतिक्रमण दूर करना है। तो डिटरमिनर्स में क्या आएगा, डिटरमिनर्स में बात आती है सबसे पहले आर्टिकल्स की। और जब मैं वर्ड ऑर्डर वाला कर रहा था, जब एक सेंटेंस में वर्ड का ऑर्डर सिंबल हो जाता है, तो उसमें भी मैंने बताया था कि जब आर्टिकल दिया हो किसी एक सेंटेंस में, किसी नाउन के लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आ या एन लगा हुआ हो। ठीक है, मान लीजिए किसी सेंटेंस में, तीसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है आई स्टूडेंट और पहले सेंटेंस में लिखा है द स्टूडेंट। तो आई स्टूडेंट और द स्टूडेंट में क्या फर्क पड़ेगा। सपोज मैं यहां लिख दे रहा हूं कि किसमें, क्यू में लिखा हुआ है आई स्टूडेंट, ठीक, नहीं, क्यू में लिखा हुआ है द स्टूडेंट, ये लिखा, ठीक, ये लिखा क्यू में द स्टूडेंट, और एस में लिखा हुआ है आई स्टूडेंट। ठीक, अब इनका क्रम आप क्या लगाओगे, हर हाल में यहाँ स्टूडेंट पहले आ है, यहाँ स्टूडेंट के पहले दा है, तो इसका मतलब एस के बाद ही क्यू आएगा, ये बात तय होती है। ये पिछले वाले में भी बताया था, फिर से मैंने बताया। तो ये आर्टिकल्स की बात थी। अब आर्टिकल के अलावा और कौन सा है, डिटरमिनर। दूसरे डिटरमिनर कौन से आते हैं, जैसे सच लगा हो,
दिस दैट दिस दोज लगा हो, ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। सच है और दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये आएगा तो अपने नाउन के बाद में आएगा। इसका नाउन पहले आ चुका होगा, कहीं लिखा हो अमेन और उसके बाद में लिखा हो दिस मैन या दैट मैन, तो जहां भी ये तुम्हें दिस दैट मिल जाए तो दिस दैट को का किसके लिए लगा है दिस दैट, ये पहले ढूंढो, बाद में नहीं, वो इसके पहले आएगा। एक बात ये समझ के रखना। तो दो चीजें हो गई हैं, एक डिटर्मिनर का मामला था, ठीक है। अब डिटर्मिनर के बाद एक चीज यहीं पर और लिख देते हैं, एब्रेविएशन, फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। ये 10 नंबर पे होगा, 9 पढ़ा चुका हूं आपको। फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म ये भी याद रखना, फुल फॉर्म पहले होगा और शॉर्ट फॉर्म हमेशा क्या लिखी जाएगी, बाद में लिखी जाएगी। जैसे कहीं लिखा हो खिलजी, ठीक, खिलजी, कहीं लिखा हो अलाउद्दीन खिलजी, तो हमेशा अलाउद्दीन खिलजी पहले आएगा और खिलजी कहाँ रहेगा, बाद में। इसके अलावा दूसरे जो है एब्रेविएशंस हम लोग यूज करते हैं उनके लिए, सपोज कहीं पर लिखा हुआ है यूएनओ, एक सेंटेंस लिखा यूएनओ और एक सेंटेंस में आया था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कहीं लिखा हो, ठीक। तो आप क्या करोगे, मान लो ये सेंटेंस है पी और ये सेंटेंस है आर, तो क्या करोगे, पी के बाद आर आएगा या आर के बाद पी आएगा। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है, हर हाल में फुल फॉर्म आर पहले होगा और आर के बाद पी होगा। ये 100% गारंटी, 100 नहीं 110% की गारंटी है, नोट कर लो। अगर कहीं एक पैराग्राफ में फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म दोनों मिलता है तो पहले फुल फॉर्म बाद में शॉर्ट फॉर्म। चलो 10 में से 2 हो गए, अब बचा आपका कौन सा, यू टर्न वाला। तो यू टर्न वाले में क्या होता है कि जैसे मान लो एक पूरे सेंटेंस में 5 सेंटेंस के पैराग्राफ में आपको एक यू टर्न मिलेगा। यू टर्न एक सेंटेंस है, यू टर्न के पहले, इसके पहले क्या होगा, अगर वॉइसेस लिखी हैं, डिसएडवांटेजेस लिखा हुआ है या एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं किसी चीज की, और बाद में क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे होंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज। और एक सेंटेंस ये क्या होगा, ये सड़क पर यू टर्न का काम करेगा। अगर पहले डिसएडवांटेजेस की बात होगी तो बाद में एडवांटेजेस की बात होगी। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दे दूं, सपोज करो कि हमारा आर वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है कि एवरीथिंग इज नॉट ग्रीन, एवरीथिंग इज नॉट ग्रीन विद, एवरीथिंग इज नॉट ग्रीन विद बायोफ्यूल। अब ये लिखा, तो एवरीथिंग इज नॉट ग्रीन विद बायोफ्यूल, इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंटेंस यू टर्न दे रहा है। कहां से, अच्छा, फायदे से नुकसान की ओर। एवरीथिंग इज नॉट ग्रीन विद बायोफ्यूल, मतलब बायोफ्यूल में सब कुछ ग्रीन ग्रीन नहीं, सब कुछ अच्छा अच्छा ही नहीं है। मतलब हुआ कि मान लो ये सेंटेंस कौन सा हो गया, आर है, आर यू टर्न दे रहा है, तो आर के पहले पी और क्यू में क्या होगा, पी और क्यू में एडवांटेजेस गिनाए जाएंगे और आर के बाद जो एस होगा उसमें क्या होंगे, इसके डिसएडवांटेजेस होंगे। पी और क्यू, पी क्यू में एडवांटेजेस, आर यू टर्न दे रहा है, एस में सारे के सारे डिसएडवांटेज, 1 2 3 जितने भी डिसएडवांटेज होंगे वो होगा। क्लियर बात समझ में आई। तो ये सेंटेंस यू टर्न का हो गया। अब और कौन सी है जिनमें हमें थ्योरीज देखना है, इसके अलावा अब आ जाइए, देखिए नीचे से चल रहे हैं तो नीचे से अब ऊपर से चलते हैं या यहीं से चलते हैं। पैरेललिज्म का मतलब क्या हुआ, दोनों सेंटेंस में इक्वल बातें होती हैं। तो पैरेललिज्म वाले सेंटेंस में आपको कंजंक्शन क्या लगा होगा, सपोज करो कहीं एंड लगा हुआ है, किसी सेंटेंस में एंड से स्टार्ट कर दिया या एंड से नहीं स्टार्ट किया, पता लगा उस सेंटेंस में कह दिया मोर ओवर। एंड से तो स्टार्ट नहीं हो पाएगा, मोर ओवर लगा होगा। मोर ओवर का मतलब क्या हुआ, इसके अलावा। तो मोर ओवर में आप जैसी बातें कह रहे हैं इसी के पैरेलल बात इसके पहले आएगी। या कहीं लिखा हो लाइक वाइज,
किसी सेंटेंस की शुरुआत में या लाइकवाइज, लाइकवाइज का मतलब हुआ ठीक किसी प्रकार। तो जो बात इसमें कही गई है उसी की यहाँ जो बात आप कहेंगे इसी की पैरेलल बात इसके पहले कहेंगे। क्लियर? मोर ओवर वाले में जो बात कहेंगे उसी की पैरेलल इसके पहले कहेंगे। तो ये कुछ लिंक होते हैं, मोर ओवर है, लाइकवाइज है, नॉट ओनली बट आल्सो है, एज वेल एज है, एंड है, ये सब चीजें इक्वल हैं जो पैरेलल लेके चलेंगी। इन सब चीजों का प्रैक्टिकल हम लोग अभी ये जो पढ़ ले रहे हैं इसको पढ़ने के तुरंत बाद अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और जितनी चीजें आपको बता रहा हूं इन सब की प्रैक्टिस दूंगा, सब पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सब पे एक बार में नहीं कर पाएंगे, शायद 2 वीडियो में कर पाए। ठीक है, अब बात आई क्रोनोलॉजी की। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होगा? किसी चीज का घटनाक्रम होगा। अब घटनाक्रम में क्या हो सकता है? स्टोरी डेवलपमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? स्टोरी डेवलपमेंट। सबसे आसान यही होता है। इसमें एक कहानी होगी, कहानी टाइप का, जैसे आपको पता होगा इसमें एक कहानी होगी कि चूहा शेर के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, फिर एक आया कि एक शेर सो रहा था, चूहा उसकी नाक पर दौड़ने लगा, फिर तीसरा चौथा सेंटेंस होगा शेर को दया आ गई, उसने चूहे को छोड़ दिया, तीसरा चौथा सेंटेंस होगा शेर को गुस्सा आ गई और उसने चूहे को पकड़ लिया। तो अब ये कहानी हो गई। इस कहानी में आपको क्रम लगाना पड़ेगा। एक शेर सो रहा था, चूहा उसके ऊपर दौड़ने लगा, शेर को गुस्सा आ गई, उसने उसको दबोच लिया, चूहा गिड़गिड़ाया कि मुझे माफ कर दीजिए, फिर शेर को दया आ गई, उसने छोड़ दिया। ये कहानी का क्रम होता है, आसान होता है, कभी कभी पूछा जाता है ये। अच्छा, स्टोरी डेवलपमेंट के अलावा मैकेनिकल प्रोसेस कभी कभी आ जाता है। ठीक, क्या आ जाता है? कभी कभी मैकेनिकल प्रोसेस। एक बार क्वेश्चन आया था कि जो हम लोग उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उसमें कई क्रम में दिया हुआ था। सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में सेटल कर दिया गया। एक सेंटेंस था कि सैटेलाइट ने अर्थ के कई चक्कर लगाए। फिर एक सेंटेंस था कि 2 सप्ताह पहले इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया। फिर एक सेंटेंस था उसमें कि सैटेलाइट के ट्रांसपाउंडर्स ऑन हुए और वो धरती की फोटोज भेजना शुरू किया। तो अब उसमें क्या होगा? सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा, फिर वो धरती के चक्कर लगाएगा, धरती के चक्कर लगाने के बाद अपनी ऑर्बिट पर पहुंचेगा, ऑर्बिट में सेटल किया जाएगा, उसके बाद ट्रांसपाउंडर्स ऑन होंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वैज्ञानिकों को बधाई देंगे। तो ये एक मशीन है, उस मशीन में पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, वो एक क्रम होता है। कभी कभी डिजीज दे देता है। एक बार कोई डिजीज पर क्वेश्चन आया था, तो डिजीज में क्या होगा? सबसे पहले डिजीज का इन्फेक्शन कैसा होता है, प्राइमरी सिम्टम कैसे होते हैं, डिजीज बढ़ेगी कैसे, फिर फाइनल सिम्टम क्या होते हैं, उसका इलाज वगैरह क्या है, ये चीज देते हैं। या कोई इवेंट दे दिए। इवेंट ऐसा दे सकते हैं जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, ठीक, कॉलेज का एनुअल फंक्शन है, उस एनुअल फंक्शन में कोई चीफ गेस्ट आए हैं। अब वो आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? आएंगे, दीप जलाएंगे, स्वागत गीत होगा, माला पहनाई जाएगी वगैरह वगैरह, जो पूरा प्रोसेस होगा। बच्चे उनके आगे प्रोग्राम रखेंगे, वो बाद में समापन भाषण देंगे, बच्चों को पुरस्कार देंगे। इस तरह का कोई क्रम होता है, एक घटना क्रम लगा दिया जाता है, तो उसको अरेंज करना होता है। सबसे आसान क्वेश्चन यही है, क्रोनोलॉजी को सेट करना, अगर आप सेट कर पाए तो। इससे बढ़िया, इससे आसान और कोई नहीं होता। ठीक है, अब क्रोनोलॉजी के बाद आ गई बात कंट्रास्ट आइडिया की। कंट्रास्ट आइडिया में क्या होगा कि 2 आइडियाज होते हैं एक दूसरे के विरोधी। जैसे मान लो कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है हाउएवर से, ठीक, हाउएवर से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसका मतलब इसका विरोधी सेंटेंस इसके पहले आया होगा। या कहीं सेंटेंस येट से शुरू हो रहा है, येट शुरू कर दिया, नेवरदलेस से शुरू कर दिया। ठीक है, डिस्कशन करते समय जब ये आएगा तो मैं बताऊंगा। यहाँ हाउएवर लगा है, येट लगा है, नेवरदलेस लगा हुआ है, तो इसका अपोजिट सेंटेंस इसके पहले आ जाएगा। और सपोज करो कि आल्दो लगा हुआ है, आल्दो वाला लगा हुआ है, तो आल्दो के बाद एक सेंटेंस होगा, फिर अपोजिट सेंटेंस इसके बाद में आ जाएगा। तो ये विरोधी कथन के लिए होते हैं। जब आपको एक सेंटेंस में आल्दो मिल जाएगा तो उसका अपोजिट सेंटेंस, अपोजिट मीनिंग वाला सेंटेंस आप ढूंढ ही लेंगे और उनको इनके साथ लगाना है। आल्दो वाले में बाद में लगाना है, बट येट वाले में पहले लगाना है। मैं जितने भी अप्रोच आपको बता रहा हूं सब पर आपको प्रैक्टिस दूंगा। जितने अप्रोच है सब पे कम से कम एक एक जरूर दूंगा। फिर आया नाउन और प्रोनाउन का मामला।
तो सेंटेंस जंबल वाले में भी मैंने आपको बताया था और आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया था कि जब भी कभी प्रोनाउन होगा तो हमेशा नाउन क्या करेगा, नाउन लीड करेगा। पैराग्राफ में पहले नाउन आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन हमेशा क्या करेगा, फॉलो करेगा। नाउन लीड करेगा, प्रोनाउन फॉलो करेगा। इमीडिएटली बाद में हो ऐसा जरूरी नहीं है। सपोज करो कि क्यू वाले सेंटेंस में कोई नाउन आ रहा है और पी वाले सेंटेंस में कोई प्रोनाउन आ रहा है, तो क्यू के बाद पी आएगा। हो सकता है क्यू पी के बीच में एस लग जाए, हो सकता है, लेकिन पी होगा हमेशा क्यू के बाद में ही। बीच में कोई और सेंटेंस आए तो आ सकता है अगर उसकी गुंजाइश बन रही है तो। मतलब ये कहने का था कि प्रोनाउन हमेशा नाउन के बाद में ही लगाना। तुरंत इमीडिएटली आफ्टर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन होगा बाद में ही, ये बात तय रखना। कॉज और इफेक्ट की बात आई, तो कॉज और इफेक्ट की बात आई। मान लीजिए आपका कोई सेंटेंस सो या देयरफॉर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, सो या देयरफॉर से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, या कोई सेंटेंस दैट्स व्हाई से लिखा हुआ, या किसी सेंटेंस में लिखा है कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप, ऐसा कोई सेंटेंस है, या कहीं लिखा हो एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट मतलब ये क्या है, ये सब चीजें किसी ना किसी कारण का क्या होंगी, परिणाम होंगी। इसके बाद आप परिणाम, इन सब के बाद परिणाम लिखेंगे, तो कारण कहाँ लिखेंगे, इन सब के पहले। इन सब सेंटेंसेस से आप परिणाम बता रहे हो, कारण कहाँ लगाना होगा, उसके पहले लगाना होगा। ठीक इसी तरह से अगर बिकॉज का सेंटेंस है, कोई सेंटेंस बिकॉज से, सिंस से, एज से शुरू हो गया, तो वो क्या बताएगा, कारण बताएगा। तो उस कारण के साथ में उसका परिणाम, जाहिर सी बात है कारण के तुरंत बाद उसका परिणाम आना चाहिए, तो कारण के साथ परिणाम। कारण क्या होगा, कारण हमेशा लीड करेगा, याद रखना। और इफेक्ट क्या करेगा, हमेशा इफेक्ट हमेशा फॉलो करता है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, जनरल स्पेसिफिक का क्या मामला होगा। जनरल स्पेसिफिक में देखो ऐसा होता है कि कुछ चीजें जनरल पे होती हैं, कुछ स्पेसिफिक पे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, सपोज करो कि कहीं एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सपोज लिखा है डेवलप्ड कंट्रीज, ऐसे लिखा डेवलप्ड नेशंस, एक जगह लिखा डेवलप्ड नेशंस, ठीक। मान लो ये सेंटेंस आपका हो गया पी, और क्यू वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है इंडिया, ठीक है। क्यू वाले में क्या लिखा, इंडिया, और पी क्यू के बाद ये आया आपका आर, आर में लिखा हो गया डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक, डेवलपिंग कंट्रीज। और एस में लिखा हुआ है अमेरिका, ठीक, अमेरिका। अच्छा, डेवलप्ड नेशंस के साथ क्या लिखा है, आल्सो लिखा है, ठीक। जरा मैं जानबूझ के दे दिया, आल्सो लगा दिया। अब आपको क्या करना होगा, पेयर पहले लेना है। पेयर किसका किसका बन रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज में कौन आएगा, इंडिया आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि हम आर के साथ क्या लगाएंगे, क्यू, क्यू लगाएंगे। डेवलपिंग कंट्रीज क्या है, जनरल हो गया, और इंडिया क्या हो गया, स्पेसिफिक। अगर मान लो यहीं पे कहीं पे एक आध सेंटेंस श्रीलंका का लिखा, नहीं श्रीलंका की तो हालत बहुत खराब, चलो दो में आप समझ लो, और अमेरिका किसके साथ जाएगा, डेवलप्ड नेशन के साथ, तो पी के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, ठीक। पी के साथ क्या लगा, एस लगा। अब ये पेयर तो फिक्स हो गए, इनके साथ ये लगाना है, इनके साथ ये, ठीक है। ये भी स्पेसिफिक है, किस ग्रुप का स्पेसिफिक है, डेवलप्ड कंट्रीज का। इंडिया स्पेसिफिक है, किस ग्रुप का है, डेवलपिंग का। तो ये क्या हो गया, जनरल हो गया, और ये हो गई स्पेसिफिक बात। जैसे आप कहीं कहते हो फर्नीचर, आप एक जगह कह रहे हो चेयर, फिर एक जगह कह रहे हो टेबल, ये फिर एक जगह क्या कर रहे हो, फर्नीचर, ठीक। ऐसे आपने बात की, तो ये फर्नीचर हो गया, इसके अंदर क्या आ गई, चेयर और टेबल। ये क्या हो गया, फर्नीचर, ये क्या हो गई, टेबल, ये क्या हो गई, चेयर हो गई। तो ऐसे ही हम लोग स्पेसिफिक जितने भी होंगे उस किस जनरल के अंडर आ रहे हैं, तो जनरल वाली बात कहने पे उसी के तुरंत बाद उसके सारे स्पेसिफिक यूज कर देते हैं, फिर दूसरा जनरल उठाएंगे। क्लियर। अब ये हमें दो मिला, आर क्यू और पी एस। पहले कौन आएगा, तो देखो किसमें आल्सो लगा हुआ है, आल्सो लगा है किसमें, डेवलप्ड नेशन में। आल्सो लगाने का मतलब क्या हुआ, ये पैरेललिज्म हो गया, फॉलो करेगा। फॉलो करेगा मतलब क्या हुआ, पीएस बाद में आएगा, यानी कि हमारा आर क्यू होगा, उसके बाद में
PS होगा, इसमें आल्सो लगा यानी कि ये बाद में आएगा। क्लियर हो गई बात? ऐसा ना सोचना कि हम डेवलपिंग डेवलप्ड लगा के तब इंडिया अमेरिका लगाएं, ऐसा सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इंडिया डेवलपिंग ग्रुप का है और अमेरिका डेवलप्ड ग्रुप का है, उनको उनके साथ लगाना है। पहले बाद में कौन होगा, इसी आल्सो तरह का, जैसे आल्सो लगा है, टू लगा है, इस तरह का कोई ना कोई आपको लिंक मिल जाएगा जिससे पता चलेगा कि कौन पहले आना है और कौन बाद में आना है। ये जनरल स्पेसिफिक। और एक बचा आपके पास आइडिया और एक्सप्लेनेशन। आइडिया में क्या होती है, कोई प्रिंसिपल होगा या कोई थ्योरी होगी या साइंस का कोई रूल होगा, प्रिंसिपल या थ्योरी होगी, और उसके बाद क्या होगा, उस थ्योरी को एक्सप्लेन किया जाएगा। मान लीजिए आपके साथ कोई सेंटेंस ऐसे दिया हुआ है कि डेज एंड नाइट्स आर काज्ड बाई रोटेशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ के रोटेशन के नाते डेज एंड नाइट्स होते हैं। तो अब बताओ कि अर्थ के रोटेशन के नाते डेज और नाइट्स होते हैं, ये तो हो गई थ्योरी। उसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे कि अर्थ 360 डिग्री 24 आवर में 360 डिग्री रोटेट करती है, हाफ पार्ट सन को फेस करता है, हाफ पार्ट डार्क में रहता है। तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ ना, दिन रात पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होते हैं, इसी को एक्सप्लेन कर रहे हो। कैसे? एक बार थ्योरी दे दी, थ्योरी के बाद आप एक्सप्लेन में क्या करोगे, एक्सप्लेनेशन में आप साबित करोगे कैसे। तो जब आप देखें कि 3-4 सेंटेंस में कोई एक्सप्लेनेशन है और एक में उसका रीजन दिया है, उसका प्रिंसिपल दिया है, तो हमेशा प्रिंसिपल क्या करेंगे, प्रिंसिपल या थ्योरी या जो आइडिया होगी इसको आप क्या कर दें, इसको लीड में रखें, और जो एक्सप्लेनेशन होगा उसको किस में रखें, फॉलो करवाएं उससे। बस आपका ऑर्डर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी देर में हम लोगों ने ये सीखा कि पैराजम्बल्ड के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। ये जो अभी आप लोगों ने फार्मूले पढ़े, जो भी अप्रोच आपने पढ़ी, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ इतने दिन में, जो मुझे समझ में आया, वो मैंने आपको बताया। मैंने इसी तरह से यही अप्रोच लगा के करता हूं और मेरे सारे के सारे क्वेश्चन सही जाते हैं। बहुत कम टाइम में 100% एक्यूरेसी के साथ में कर देता हूं, कभी कोई गलत नहीं होता रीअरेंजमेंट। ठीक है, हालांकि ये घमंड नहीं बोल रहा है, एक्सपीरियंस बोल रहा है बच्चा। देखो ये फार्मूले कभी फेल नहीं होते हैं, आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा कठिन लगे, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको लिंक मिलने लगेंगे और फिर इससे आसान आपको कुछ नजर नहीं आएगा, ये सबसे आसान लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारी अप्रोच की पैराजम्बल्ड कैसे करते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिस के सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।